तो साइंस में समय को नापना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो कितने समय में हो रहा है। अगर आप दैनिक जीवन में भी देखिए तो बरसात का मौसम पहले कब आता है, मतलब लौट के कब आएगा, सर्दियां कब लौट के आएंगी, या ये अगर पेड़ है तो फल कितने वर्षों में देगा। तो ये बड़े समय का मापन होता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे प्रगति करता गया, हम छोटे छोटे इवेंट्स को भी नापने लग गए कि अगर ये पेंडुलम है और ये झूल रहा है तो कितना समय इसको लग रहा होगा यहाँ से वापस यहाँ जाने में, और वापस लौट के यहाँ आने में कितना समय लग रहा होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास घड़ियां अच्छी होती चली गई, हम और ज्यादा ज्यादा उसको बेहतर तरीके से चीजों को नापने लगे। अब रिएक्शन टाइम उसमें कहां से आता है, हम इसकी चर्चा करते हैं बच्चों के साथ। इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए। और क्यों रिएक्शन टाइम? मान लीजिए कि अगर 10 सेकंड लगने वाले हैं किसी भी इवेंट को होने के लिए, तो एक व्यक्ति हो सकता है कि उसको 10 सेकंड में नाप ले और दूसरा व्यक्ति उसको 12 सेकंड में नापे। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर है कि हम कितनी देर में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम रिएक्ट करने में कितना समय लगा रहे हैं। जैसे अगर इस स्केल को यहां पर मैं पकड़ूं और इसको मैं छोड़ दूं, तो हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी इसको पकड़ ले और कोई बिल्कुल ना पकड़ पाए, वो समझ ही ना पाए कि क्या करना है। तो ना सिर्फ इस इवेंट को होने में, लेकिन इसको प्रतिक्रिया जो देनी है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा रोल हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक बच्चे का जो रिएक्शन टाइम होगा, प्रतिक्रिया देने का समय होगा, वो अलग होगा। लेकिन ये एरर पैदा करता है, त्रुटियां पैदा करता है कैलकुलेशन में। तो हमारी जो पूरी कोशिश होती है साइंस में, वो इसी बात की होती है कि कैसे हम इन त्रुटियों को कम कर सकें, एरर्स को कम कर सकें। अब इस एक्टिविटी में आपको बच्चों को क्या करवाना है, बहुत सिंपल सा काम। अगर आपके पास स्केल है 30 सेंटीमीटर की, तो बड़ा सिंपल है कि उसमें आपको यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा होगा सेंटर पॉइंट पे। करना क्या है कि अब आपको इस स्केल को ऐसे पकड़ना है, किसी बच्चे को बुलाना है और उससे कहना है कि वो 15 सेंटीमीटर के सामने अपनी उंगली को इस तरीके से रखे, कुछ इस तरीके से। अब आप उससे कहेंगे कि आप तैयार रहो बच्चे से, और आप इस स्केल को छोड़ोगे और उस बच्चे को इसको ऐसे करके पकड़ना होगा। तो मान लीजिए कि मैं इसको छोड़ता हूं और मैं यहां पे पकड़ता हूं। अब आप देखेंगे कि मैं इसको पकड़ पा रहा हूं 11 के आसपास, 10:30 से 11 के बीच में। इसका मतलब क्या था कि आपने कब छोड़ा उसको? जब मेरी उंगली 15 पे थी। लेकिन मेरा जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया देने का समय था, उसको समझने में, उसको उंगलियों को बंद करने में जो प्रतिक्रिया देने का समय था, उसमें क्या हुआ कि ये स्केल 4-4.5 सेंटीमीटर नीचे चली गई। तो ये जो अंतर आया कि इसको आपका इंस्ट्रक्शन क्या था कि जैसे ही स्केल टीचर छोड़े, बच्चा उसको पकड़ ले। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ गैप है, कुछ समय का अंतराल है, कुछ टाइम का ड्यूरेशन खर्च होता है कि जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिली, मैंने इसको गिरते हुए देखा तो, लेकिन अब मैं उसको प्रोसेस करूंगा, सोचूंगा और फिर इसको ऐसे उंगली से पकड़ूंगा। तो इसमें एक अंतर आएगा। और वो आप बारी बारी से हर एक बच्चे को चेक करिए कि किसका हो सकता है कि कोई बच्चा बिल्कुल 15 पे ही पकड़ ले, तुरंत उसने देखा कि छूटा और उसने तुरंत पकड़ लिया। कोई हो सकता है कि बहुत देर में रिएक्ट करे। कौन बच्चा कितनी देर में रिएक्ट करता है, ये आपको इस गतिविधि में देखना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरीके का कोई भी डंडा ले सकते हैं जो सीधा हो, कोई लकड़ी ले सकते हैं जो सीधी हो, और आप क्या करें कि इसका एक केंद्र बिंदु होगा, तो आप उस केंद्र बिंदु पे एक निशान लगा लीजिए। कुछ इस तरीके से आप वहां पर एक निशान मार दीजिए कि ये इसका मध्य है, और बच्चे को इसके पास अब उंगली रखनी है इस तरीके से, और यहाँ पे उसको ऐसे उंगली रखनी है इस निशान के पास, और आप छोड़ेंगे, उसको पकड़ना है। और फिर आपको क्या करना है कि आप दोबारा पेंसिल से यहां पर एक निशान लगा दीजिए जहां उस बच्चे ने पकड़ा होगा। अब क्या करना है कि आपको इन दो जो दूरी है इसको नापना है, और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन टाइम दूरी के लिहाज से कितना है उस बच्चे का। फिर हम समय पे भी जाएंगे कि समय के लिहाज से कितना है, बट फिलहाल हम दूरी में उसका मापन कर रहे हैं।